मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कैटी नाम की लड़की को देखते हैं। कैटी पेशे से एक मॉडल है और वो उसकी दोस्त को मिलने एक कैफे में आई है। उसकी ये दोस्त इस फील्ड में पहले से ही है। कैटी उसे अपनी कुछ तस्वीरें दिखाती है और उसे काम मांगती है, पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारी तस्वीरें बहुत पुरानी है, तुम्हें नई तस्वीरें खींचानी होगी। वो उसे एक फोटोग्राफर का एड्रेस भी देती है, पर उस फोटोग्राफर की फीस ज्यादा होती है और केटी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसे जाते समय वहाँ एक फ्री फोटो शूट ऐड दिखाई देती है। कैटी उसके पास आती है और वहाँ से नंबर लेती है। बाद में घर आकर केटी उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे उसकी फोटो मांगी जाती है। केटी फोटो देने से मना कर रही थी, पर वो फोटो शूट वाला उसे कहता है कि उसकी फोटो उन्हें प्रमोशन के लिए चाहिए, तो केटी उन्हें फोटो भेज देती है। थोड़ी देर बाद उसे उस फोटो स्टूडियो का एड्रेस मैसेज के जरिए मिलता है और उसकी अपॉइंटमेंट कल की होती है। अगले दिन केटी उस स्टूडियो के पास आ जाती है। वो जब स्टूडियो के अंदर आती है तो वहां उसे 3 लड़के दिखाई देते हैं, जिनके नाम जॉर्जी, निक और इवान होता है। यहाँ आते ही केटी इवान से कहती है कि उसकी फोटो शूट के लिए आज की अपॉइंटमेंट है, तो इवान उसे कहता है कि क्या तुमने साथ में ड्रेस लाए है। केटी उसे अपने साथ लाए हुए ड्रेस दिखाने लगती है, पर इवान को इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वो सारे ड्रेस में से जो सबसे शॉर्ट होता है उसे पहनने के लिए कहता है। जॉर्जी उसे चेंजिंग रूम दिखाने के लिए ले जाता है और वही बाहर खड़ा हो जाता है। तभी केटी उसे मदद करने के लिए अंदर बुलाती है और जॉर्जी उसकी मदद करता है। जॉर्जी को केटी बहुत पसंद आती है। ये लोग अब केटी के अलग अलग पोज में फोटो शूट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग केटी को और भी शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए कहते हैं, पर केटी उन्हें मना करती है। इवान उसे समझाने लगता है कि अगर तुम्हें फ्री फोटो शूट करने हैं तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। इस पर केटी उन्हें मना करके यहाँ से चली जाती है। शाम को केटी अपने घर पर होती है तो उसके दरवाजे पे कोई आता है। केटी जब दरवाजा खोलती है तो बाहर जॉर्जी होता है। वो केटी से कहता है कि मैंने तुम्हारी शूट की हुई फोटो लाई है। केटी उन फोटो को लेने से मना कर रही थी, पर जॉर्जी उसे लेने की जिद कर रहा था। अब केटी उससे फोटो ले लेती है ताकि वो यहाँ से जल्दी जाए और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। रात को जॉर्जी अकेले में बैठे केटी की तस्वीरों को अजीब तरीके से देख रहा था। इधर केटी अपना कचरा वापस फेंकने के लिए कमरे से बाहर आती है, पर जब वो वापस आती है तो उसका दरवाजा खुला होता है, पर केटी का इसकी तरफ ध्यान नहीं होता। वो अपना दरवाजा अच्छे से लॉक करती है और लाइट ऑफ करके सो जाती है। तभी रात को उसे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और वो लाइट ऑन करती है तो देखती है कि उसके सामने जॉर्जी है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो तुरंत खड़ी होकर जॉर्जी पर गुस्सा होकर उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर जॉर्जी कहता है कि उसे केटी से प्यार हो गया और वो उससे बात करना चाहता है। तो केटी तुरंत अपने पास की ट्रेजर गन निकालती है और उस पर चला देती है और दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने लगती है। वो जैसे ही बाहर आ जाती है, जॉर्जी तुरंत उसके पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है और वापस रूम में लाता है। केटी नहीं मान रही थी, इसलिए वो केटी का सर पकड़कर नीचे जमीन पर पटकने लगता है। बाद में वो उसके मुंह में एक कपड़ा डालता है ताकि वो चिल्लाए नहीं। फिर वो उसके हाथ और पैर बांध देता है। इतने में दरवाजे पर कोई आता है और वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वो केटी का पड़ोसी जेसन होता है। वो जैसे ही अंदर आता है, जॉर्जी उसे पकड़कर चाकू से लगातार उसके पेट पर वार करता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बाद में जॉर्जी केटी के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। केटी बेचारी बेबस होकर रोने लगती है। इसके बाद जॉर्जी उसने केटी के साथ की जबरदस्ती और जेसन के मर्डर को लेकर बहुत घबरा जाता है और उसे लगता है कि वो अब फंस जाएगा, इसलिए वो तुरंत इवान को कॉल करता है और उसने केटी के घर में जो कुछ भी किया वो बताकर उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहता है। केटी भी बेचारी पड़ी पड़ी रो रही थी। कुछ देर बाद यहाँ इवान और निक आ जाते हैं। इवान आते ही जॉर्जी पर गुस्सा होने लगता है और कुछ देर सोचकर आगे का प्लान बनाने लगता है। इवान निक से ड्रग्स मांगता है और उस ड्रग्स का पूरा पैकेट वो केटी के मुंह में डाल देता है। वो वहाँ पड़ा हुआ चाकू उठाता है और उसे केटी के हाथों में देता है ताकि पुलिस को उस चाकू पर केटी के फिंगरप्रिंट मिले। केटी को अब उस ड्रग्स की हैवी डोज की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है।
बाद में ये लोग उसे गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। केटी को जब होश आता है तो वो एक बंद कमरे में होती है और निक उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। वो बहुत रो रही थी। तभी वहाँ जॉर्जी आता है और वो निक को केटी से दूर करता है और उसे मारने लगता है। इतने में यहाँ इवान भी आता है और इन दोनों को भी रुकने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद केटी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वहाँ चैन से बंधी हुई थी। थक कर वो वही रोते हुए बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ये तीनों उसके पास आते हैं और उसे नहाने के लिए कहते हैं, पर केटी उन्हें मना करती है। तब जॉर्जी आगे आकर इन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे नहला दूंगा। जाते समय इवान और निक फिर एक बार उसे ड्रग्स की गोली देते हैं ताकि उस नशे से वो ज्यादा हाथ पैर ना चलाए और चुपचाप पड़ी रहे। उन दोनों के जाने के बाद जॉर्जी उसे शांत करके उसके शरीर को पोंछने लगता है और उसके लिए कुछ कपड़े लाऊंगा कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही केटी उस कमरे को देखती है तो उसे वहाँ एक खिड़की दिखाई देती है। वो अपने मुंह में उंगलियां डालकर ओमेटिन करती है ताकि उसने निगली हुई वो ड्रग्स की गोली बाहर आ जाए। कुछ देर बाद यहाँ जॉर्जी कपड़े और जूते लेकर आता है तो उसे केटी नशे की हालत में सोई हुई दिखती है। जॉर्जी उसे कपड़े पहनाने के लिए उसके हाथ में बंधी चेन खोलता है और उसे बिठाकर कपड़े पहनाने लगता है। जब वो केटी के जूते उठाता है और पलट कर देखता है तो केटी वहां पर पड़ी पानी की बाल्टी उठाती है और उसे मारने लगती है। वो उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है और उस खिड़की को खोलकर बाहर आ जाती है। वो वहां से बस भागने लगती है। वो रास्ते में मिले लोगों से रोते हुए मदद मांगने लगती है, पर उसकी मदद यहाँ कोई नहीं कर रहा था। वो मदद मांगने के लिए लोगों के पास जा रही थी, पर लोग उसे मना कर रहे थे। इतने में उसके पास एक पुलिस वाला आ जाता है और उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ एक डिटेक्टिव कायरिल आ जाता है और वो केटी को अपने गाड़ी में बिठाता है। वो केटी से पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? केटी हाँ कहकर उन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में उसे बताती है। केटी उसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम बुल्गारिया में हो। यानी कि उन लोगों ने उस दिन केटी को रातों रात अमेरिका से बुल्गारिया लाया था। निक जब जॉर्ज और केटी को देखने के लिए अंदर आता है तो वो जॉर्ज को उस हालत में देखकर इवान को आने के लिए कहता है। इधर डिटेक्टिव केटी को लेकर ऑफिस में आता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारा मेडिकल करेंगे जिससे प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारा रेप हो गया, फिर हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पर केटी मेडिकल करवाने से इनकार कर रही थी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में उसे खिलाया गया ड्रग्स का भी पता चलेगा, जिससे हो सकता है कि वो किसी और ही प्रॉब्लम में फंस जाए। तो डिटेक्टिव उसे कहता है कि हम उन्हें बिना सबूत के नहीं पकड़ पाएंगे। इस पर केटी कहती है कि मुझे सिर्फ घर जाना है। तभी वहाँ एक एना नाम की लेडीज डिटेक्टिव आती है और वो कायरिल को बाहर जाने के लिए कहती है। एना अब केटी के पास बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, तुम चाहे तो वहाँ रह सकती हो। पर केटी उसे कहती है कि मुझे सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी जाना है, तो क्या मुझे तुम वहाँ ले जा सकती हो? तो एना उसे हाँ कह देती है। एना अब केटी को लेकर कार से एम्बेसी की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो केटी से कहती है कि एम्बेसी तुम्हें तुरंत अमेरिका नहीं भेजेगी, वो तुमसे सवाल जवाब करेंगे और इसमें बहुत वक्त लग सकता है। मेरा घर एम्बेसी के पास ही है, अगर तुम चलो तो मैं तुम्हें कपड़े और कुछ पैसे दे सकती हूँ। तो केटी भी उसके साथ घर जाने के लिए हाँ कह देती है। एना उसे अपने घर ले आती है और उसे कपड़े दिलवाने के लिए नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाने लगती है। केटी जब बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो ये वही जगह होती है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले भागी थी। इतने में उसके पास इवान भी आ जाता है। दरअसल एना इवान की माँ होती है। अगर केटी यहाँ से बचकर जाती तो इवान फंस जाता, इसलिए वो केटी को वापस यहाँ लेकर आई थी। इवान उसे उस कमरे में फिर एक बार बांध देता है। शाम को यहाँ इवान का डैड पॉल को आ जाता है जिसके हाथ में एक ट्रेजर रॉड होता है। पॉल को केटी के पास आकर उस ट्रेजर रॉड से उसे शॉक देने लगता है, जिससे केटी को बहुत दर्द हो रहा था और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पॉल को बहुत खुश हो रहा था। वो केटी को तब तक शॉक देता है जब तक वो आदमरी ना हो जाए और बाद में उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाहर आने के बाद ये सभी एक एक करके अंदर जाते हैं और केटी के साथ जबरदस्ती करते हैं। आखिर में जब इवान उसके पास जाता है तो वो केटी से कहता है कि तुम्हारी औकात भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, और वो उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर तब तक मारता है जब तक वो बेहोश ना हो।
केटी की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। बाद में ये उसी कमरे में एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और केटी को जिंदा ही एक बॉक्स में डालते हैं। फिर वो बॉक्स बंद करके उसे उस गड्ढे में दफना देते हैं। केटी बेचारी बहुत रो रही थी। वो उस बॉक्स से रोते हुए भगवान को प्रेयर कर रही थी कि वो उसे बचा ले। ये लोग उस गड्ढे को अच्छे से बुझाकर फिर एक बार उस पर मैट बिछा देते हैं। कैटी बेचारी अंदर अब भी रो रही थी। तभी वो जिस बॉक्स में होती है उसके नीचे से जमीन धंस जाती है और वो नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वो यहाँ से खड़ी होकर इस जगह को देखती है तो ये एक जमीन के अंदर बना हुआ बहुत बड़ा खंडर होता है। केटी उस खंडर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर कुछ सामान दिखाई देता है। वो उस सामान में से कपड़े पहन लेती है और आग जलाकर सामान के साथ मिला हुआ खाना खा लेती है। तभी उसे यहाँ एक दरवाजा दिखाई देता है। वो जब उस दरवाजे को खोलती है तो उसे दरवाजे के उस पार चर्च दिखाई देती है। इधर इस चर्च के फादर को किचन में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां किचन का सामान बिखरा पड़ा था और वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आकर गया है। रात को केटी उसी खंडर में एक जगह पर काम चल रहा था, वहां से टॉर्च चुराती है। अगले दिन वो जब फिर चर्च से खाना चुराने आई थी तो उसी समय चर्च के फादर भी वहां आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें खाना चुराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। पर केटी उसे कहती है कि मेरे नजदीक भी आने की कोशिश मत करना। तो फादर उसे कहते हैं कि मैंने ये सारा सामान तुम्हारे लिए ही रखा है, तुम इसे लेकर जाओ। केटी तुरंत उस सामान को उठाकर उसी खंडर में आ जाती है और खाना खा लेती है। बाद में वो उस चुराए टॉर्च की मदद से इस पूरे खंडर में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे सुबह तक रास्ता मिल जाता है। वो अब अमेरिकन एम्बेसी के सामने आ जाती है और एम्बेसी के गेट के सामने खड़ी होकर कुछ देर तक सोचती है। फिर एम्बेसी में ना जाकर वो वापस उसी खंडर की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो अपने साथ गलत करने वालों को सजा देना चाहती थी। केटी अब इन सब पर नजर रखना शुरू करती है। वो ऐना के घर में आती है। उसे वहां ढूंढने पर ऐना के रखे हुए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। एक दिन जब जॉर्जी कैफे में आता है तो एक लड़की उसने ऑर्डर की हुई कॉफी उसे लाकर देती है। जॉर्जी जब उस कॉफी को पी रहा था तो उसके मुंह में कुछ फंस जाता है। जब उसे वो बाहर निकालता है तो वो एक क्रॉस होता है जिसे उसने कैटी के गले में देखा था। अगले ही पल कैटी उसे अपने सामने दिखाई देती है। वो तुरंत उसका पीछा करने लगता है। कैटी अपने पीछे पीछे उसे खंडर के पास लाती है और जैसे ही वो खंडर में आता है वो पीछे से उसके गले में तार डालकर खींचती है। बाद में वो उसे बांध देती है और चाकू से उसके पूरे शरीर पर कट्स लगाती है जिससे जॉर्जी को बहुत दर्द हो रहा था। कैटी उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से मरने नहीं दूंगी और उसके जख्मों पर खाना लगाती है ताकि उसे बहुत दर्द हो। जॉर्जी चिल्लाते हुए उसे माफी मांगने लगता है पर कैटी को उसकी बिल्कुल भी दया नहीं आती। शाम को कैटी एक बार में आती है जहां निक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसने बहुत नशा कर रखा था। वहां केटी उसका ड्रिंक ग्लास बदल देती है जिससे उसे और ज्यादा नशा हो जाता है और वो तुरंत ओमेटिन करने बाथरूम की तरफ जाता है। पर तभी वहां केटी आ जाती है। निक बहुत नशे में होता है। वो निक को कमोड के पास लाती है और उसका सर उसमें तब तक डुबो के रखती है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। निक की मौत के बाद केटी फिर एक बार जॉर्जी के पास आती है और उसे टॉर्चर करने लगती है क्योंकि इस सब की शुरुआत जॉर्जी ने ही की थी। अगले दिन चर्च में प्रेयर चल रही थी तो यहाँ एनी और पॉल को भी आए होते हैं। तभी पॉल को यहाँ केटी दिखाई देती है। वो तुरंत उसके पीछे पीछे उस खंडर में आता है तो केटी उसके पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देती है। पॉल को जब होश में आता है तो वो एक लोहे के कॉर्ड पे बंधा हुआ था और उसके सामने केटी अपने हाथ में उसी का ट्रेजर रॉड लिए खड़ी होती है। वो उस रॉड से उसी तरीके से शॉक देने लगती है जैसे उसने केटी को दिया था। पॉल को दर्द के मारे चिल्ला रहा था और केटी से उसे माफ करने के लिए कह रहा था पर केटी उसकी बात कहाँ मानने वाली थी क्योंकि इन लोगों ने भी उसे उसी तरह से दर्द दिया था। बाद में वो उसके मुंह में एक लोहे का रॉड डालकर उसमें करंट छोड़ देती है जिससे पॉल्को की भी मौत हो जाती है। इधर एना जब अपने घर आती है तो उसे अपने घर पर सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। तभी उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब उस कमरे में आती है तो उसे वहां वही होल दिखाई देता है जो केटी के गिरने की वजह से बना था। तभी उसके पीछे से केटी आ जाती है और
उसे धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा देती है। वो एना को उसी बॉक्स में डाल देती है। इधर इवान जब घर आकर देखता है तो उसे सारा सामान बिखरा दिखाई देता है। वो जब बेसमेंट में आता है तो उसे वही होल दिखाई देता है। वो उस होल से नीचे उतर जाता है और एना को ढूंढने लगता है। तभी वो जॉर्जी को देखता है, उसके पास जाता है, पर तभी उसके पीछे से कैटी आती है और उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसको जब होश आता है तो वो एक टेबल पर बंधा हुआ था। केटी उसके बॉडी पार्ट को एक मशीन में डालकर टॉर्चर कर रही थी। इवान दर्द से चिल्ला रहा था। बाद में वो एना के पास आती है, उसके सर में मारकर उस बॉक्स को वो बंद कर देती है। जॉर्जी अब मरने ही वाला था क्योंकि उसके घाव की वजह से उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था। वो अब वापस इवान के पास आती है और फिर एक बार उसे टॉर्चर करने लगती है। इवान से दर्द सहा नहीं जा रहा था और वो वही बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और वो केटी को गन पॉइंट पर लेकर रुकने के लिए कहता है। डिटेक्टिव को यहाँ चर्च के फादर ने केटी की मदद करने के लिए भेजा था। केटी डिटेक्टिव को देखकर रुक जाती है, पर तभी पीछे से इवान उठ जाता है और वो केटी का गला पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है। डिटेक्टिव के कहने पर भी जब इवान उसका गला नहीं छोड़ रहा था तो डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है और इवान की यहीं पर मौत हो जाती है। डिटेक्टिव केटी को बिना ऑपरेट किए ही यहाँ से जाने देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उन लोगों ने केटी के साथ क्या किया था। बाद में केटी यहाँ से अमेरिकन एम्बेसी के सामने आ जाती है और इस बार वो एम्बेसी के अंदर जाने लगती है क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 3 देखना चाहते हो तो आप उसे हमारे चैनल पेज पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हो। साथ ही इस मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।